सर जय हिंद। अनुपम तिवारी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ हमेशा बात करना अच्छा लगता है। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल सर, जैसे जैसे 2025 जो है खात्मे की तरफ बढ़ रहा है, 2026 से बहुत ज्यादा उम्मीदें भारतीय सेना के जवानों को, हमारे अग्निवीर भाइयों को। तमाम हमने जंतर मंतर के ऊपर उसको लेकर एक्स सर्विसमैन के विरोध प्रदर्शन भी देखे, उन लोगों ने लाठियां भी खाई। और मैं तो सैल्यूट करता हूं उन वीर जवानों को जो अपने घरों से निकल कर आए और ये मांग कर रहे हैं कि एमएसपी में इतना फर्क नहीं होना चाहिए। और एट पे कमीशन में भारत सरकार इसके बारे में सोचे कि एक जवान, एक जेसीओ को 5,500 एमएसपी और एक ऑफिसर्स को 15,500 के आसपास एमएसपी, इतना ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। और वो भी तब जब दोनों एक ही कंडीशंस में काम कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर इस वक्त 45-48 डिग्री है कहीं पर, तो उसमें जेसीयू के लिए भी है, जवान के लिए भी है, ऑफिसर्स के लिए भी है। अगर सियाचिन में कोई अफसर है तो जवान के लिए भी वही -40 -50 है, जेसीओ अफसर के लिए भी वही है। और यहां पर तो आपने जेसीओ, जवान, एनसीओ सबको एक ही थाली में रख दिया और अफसर को एक लंबा चौड़ा बेनिफिट दे दिया। इसके ऊपर भारत सरकार को सोचना चाहिए। कितनी हम उम्मीद करते हैं? देखिए राजेश, हमें अगर हम रियलिस्टिक होकर के सोचे तो सरकार को इसके बारे में 2 पे कमीशन पहले ही सोचना चाहिए था। सरकार ने तब भी नहीं सोचा, चाहे किसी की सरकार रही हो, मैं सरकारों को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं दोष दे रहा हूं बाबुओं को। और ये सब चीजें देखने वाली थी, जैसा आप और हम समझ रहे हैं, जो हमारे बाकी लोग हैं वो समझ रहे हैं कि भाई अगर एमएसपी एक ऐसा शब्द है जो कि बराबर होना चाहिए, या मिनिमम 500-1000 रुपए से ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए एक ऑफिसर और एक जवान के बीच में। लेकिन पहले भी नहीं सोचा गया है और मुझे पूरी उम्मीद है इस बार भी नहीं सोचा जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें बाबू लोग तय करते हैं। और बाबू लोग कैसे तय करते हैं उसको उसका विरोध करने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि देखिए विरोध एक सिपाही या एक जवान नहीं करेगा, विरोध करेंगे ऑफिसर। ऑफिसर्स विरोध करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनके कुछ तो हाथ भी बंधे हुए हैं और कुछ उनको ये भी लगता है कि ये विरोध करने लायक चीज नहीं है। तो शायद अगर ये तभी हो विरोध क्यों सकता है जब करेंगे? हमारे अगर जन। अपना बेनिफिट, ऑफिसर का अपना बेनिफिट हो रहा है, 10,000 रुपए उनको ज्यादा मिल रहा है, वो विरोध क्यों करेंगे? आजकल का तो क्यों वो वक्त करेंगे? आ गया है कि सब अपना फायदा देख रहे हैं, चाहे अफसर है, जेसीओ, जवान है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ऑफिसर इसका विरोध नहीं करेंगे। और ये सब चीजें तभी लागू हो सकती हैं जबकि टॉप लेवल से इसका विरोध किया जाए, जनरल जनरल के लेवल से इसका विरोध होगा। जब भी ये पे कमीशन आए तब अगर ऊपर के जो टॉप हायरार्की है हमारी डिफेंस फोर्सेस की, वो इस चीज को अगर उठाए कि साहब ये डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए कम से कम एमएसपी जैसी चीजों में, तभी कुछ हो सकता है। अदरवाइज तो ये बाबू लोगों का खेल है और वो खेल देखते रहिए, आपको जो जो मिले उससे संतोष करिए। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो लोअर लेवल का जवान है उसकी आवाज सुनने वाला कोई है नहीं। वो कहीं अपनी बात व्यथा बता भी नहीं सकता। और एक एक जो सिविल सोसाइटी है उसमें एक बहुत बड़ा फिनोमेना ये है, बहुत सारे लोगों की सोच ये है, जो मैं चूंकि सोसाइटी में रह रहा हूँ मुझे पता है कि लोगों को एक एक मिसकॉन्सेप्शन हो गया है कि सिपाहियों को, फौजियों को बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। उनको ये लगता है कि उनके काम से ज्यादा मिलता है। ये लोगों की सोच है एक आम समाज में, तो उस सोच जी। को बदला नहीं जा सकता। जो समाज की सोच है वही सोच है बाबुओं की है, और वही वही सोच आपको दिखाई देती है जब पे कमीशन की रिपोर्ट्स आती हैं। तो मुझे बहुत कम उम्मीद है कि इसके बारे में कोई बेहतर फैसला होगा, लेकिन अगर हो जाता है तो ये काफी वेलकम बात है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसके लिए एक्स सर्विसमैन काफी आवाज उठा रहे हैं और हमने देखा हाल ही में जंतर मंतर पर कई प्रदर्शन हुए हैं। लेकिन नहीं इतना राजेश, भेदभाव। एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ। ये जो आप प्रदर्शन देख रहे हैं, कुछ प्रदर्शनों का हिस्सा मैं भी रहा हूँ और जी। बहुत मैंने क्लोजली वॉच किए हैं। लेकिन यहाँ पर भी देखिए जो जो समस्या फौज के अंदर है वही चीज इन प्रदर्शनों में भी आपको देखने को मिलेगी। एमएसपी के लिए जो प्रदर्शन हो रहे हैं या ज्यादातर जो एक्सर्विसमैन के ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो सब जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर्स इनके द्वारा बनाए जाते हैं। और ओके। ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं ये बात तो रखते हैं लेकिन उसको अपने फाइनल शेड्यूल तक नहीं ले जा पाते हैं। कारण क्योंकि जब सरकार का दबाव आता है तो ये जो ऊपर बैठे हुए जो ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं, जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, वो वही सरेंडर कर जाते हैं और उसके बाद नीचे लेवल पे वो सारा आंदोलन है वो बंद हो जाता है। ऐसा कई बार कोशिश करी गई, कई सारे मतों में करी गई है, लेकिन वो अपने फाइनल सीढ़ी तक इसीलिए नहीं पहुंच पाती है कि जैसे ही ऊपर से प्रेशर पड़ता है, जो हमारा हायरार्की है ऑर्गेनाइजेशन का, वो वहीं पर सरेंडर कर जाता है। तो और नीचे लेवल पर अगर आप सोचिए कि अनऑर्गेनाइज्ड वे में तमाम सिपाही, तमाम जेसीओ, तमाम जवान एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर बना करके और अपने अपने हक की लड़ाई लड़े, तो ये लगभग असंभव है। उनकी बात कोई नहीं सुनने वाला, क्योंकि ऊपर से जब आप बात तभी सुनी जाएगी जब अपने ऊपर अब आप एक ब्रिगेडियर, एक जनरल या एक
किसी बड़े अधिकारी को बैठा लेंगे, मैं रिटायर्ड की बात कर रहा हूँ, जब आप किसी एक बड़े अधिकारी को बैठा लेंगे तभी वो कम्युनिकेट कर पाएगा, और वो कम्युनिकेशन तभी तक संभव है जब तक कि सरकार को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस दिन सरकार को पैसा देना पड़ेगा या दिक्कत आएगी तो वो जनरल को, ब्रिगेडियर को वहीं पर प्रेस करना शुरू करेगी और वो अपने आंदोलन को वहीं पर खत्म कर देगा। ऐसे मैंने बहुत सारे आंदोलन देखे हैं, और इसी वजह से मुझे कोई बहुत खास उम्मीद नहीं है कि ये जो आंदोलन जंतर मंतर पे हो रहे हैं ये भी सरकार तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे। लेकिन फिर भी एक आशा किरण तो दिखाई देती है। चलिए, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कुछ राह तो बदलेगी और कुछ चलिए, उम्मीद आवाज हमको कायम तो रखनी मुझे चाहिए। लगता है कि एक आवाज उठानी पड़ेगी, और जो सरकारें हैं वो एक चीज समझती हैं। अनुपम सर, जो मैंने अभी तक एनालाइज किया है कि जब तक सरकारों को लगता है कि हमें वोट की चोट नहीं पड़ रही है, तब तक सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर यही जवान, जितने एक्स सर्विसमैन हैं, यही जवान और उनके परिवार इकट्ठा हो जाएं और मौजूदा सरकार या इसके बाद जो भी सरकार हो उसके खिलाफ हो जाएं और वोट डालना शुरू कर दें, सरकार सर अपने आप कहेगी कि हम एमएसपी भी देंगे, आपको डीए भी देंगे और तमाम तरह की सुविधाएं भी देंगे। ये सच है, क्योंकि नेताओं को उनकी कुर्सी प्यारी है और कुर्सी पे बैठाने का काम हम लोग करते हैं। सर मैं सही, आई होप कि मैं सही हूं। एक कंक्लूड कर दूं, अभी जो जो सिनेरियो चल रहा है तो ये भी आरोप सरकार पर लग रहा है कि वो वोट चोरी कर लेते हैं। तो अब अगर वोट चोरी ही होने लग जाएंगे तो फिर अब ये बातें बेईमानी हो जाती हैं कि हम वोट की ताकत से किसी को हरा पाएंगे। अगर ये बात सच है तो ये वाकई में लोकतंत्र के लिए बहुत बहुत ही एक बहुत ज्यादा। दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। हाँ, लेकिन इस पे मैं बस, क्योंकि जर्नलिस्ट हूं तो मैं भी कवर करता हूं। मेरे को एक्चुअली में ही हरियाणा के नतीजों ने बहुत ज्यादा चौंकाया था सर। मैं सच में मैं हरियाणा के नतीजों को लेकर चौंका था। महाराष्ट्र के नतीजों को लेकर भी मैं बहुत ज्यादा चौंका था, जिस प्रकार के नतीजे सामने आए विधानसभा के। और ना जाने तब से मेरे मन में खुद इलेक्शन कमीशन को लेकर कई सवाल हैं कि क्या वाकई में पारदर्शी तरीके से देश के अंदर काम हो रहा है। लेकिन जिस प्रकार से आपने भी कहा, चलिए उम्मीद है जल्दी एक जांच बैठे और सुप्रीम कोर्ट, मैं तो चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट बीच में आए, मौजूदा जज की अध्यक्षता में एक जांच बैठे और दूध का दूध पानी का पानी हो। क्योंकि ये सवाल मेरे जैसे, आप जैसे करोड़ों भारतीयों के मन में आ चुका है कि क्या वाकई में जो हम प्रेस कर रहे हैं वो वोट जा भी रहा है या नहीं जा रहा है। चलिए, शाम को जिम में डाल लेके जाता है तो अग्निवीर तो 24 घंटे काम कर रहे हैं सोल्जर्स के साथ मिलकर। तो अगर 22,000 अग्निवीर की जो सैलरी भारत सरकार उनको दे रही है इस वक्त, जो उनके खाते में आ रही है, कहने को तो 30,000 के आसपास है, लेकिन जो 22,000 है, एग्जाम्पल दूं तो 22,000 और साथ में जितने डीए शीए मिल रहे हैं उसको हम जोड़ लें, जो आज 58-60% के आसपास है, यानी कि 44,000 ये बेसिक हो जाएगी। और इसके ऊपर फिर डीए लगेगा, अगर मैं और आसान भाषा में आपसे समझना चाहूं तो। एग्जैक्टली राजेश, आप काफी हद तक सही कह रहे हैं। और मैं यहाँ पे एक चीज और याद दिला दूं कि हर पे कमीशन में अक्रॉस द फील्ड्स, जरूरी नहीं कि सेनाएं हों, बाकी जितनी सर्विसेज हैं सबके लिए एक मिनिमम बेसिक पे, मिनिमम एक थ्रेशोल्ड सेट किया जाता है कि इससे कम तनख्वाह नहीं दी जाएगी। अभी आप देख लें कि आज के जमाने में 20,000 को एक तरह से मान लिया जाता है कि 20,000 से कम किसी भी सेक्टर में आपको एक महीने की तनख्वाह इससे कम नहीं मिल सकती है। अब जो दिहाड़ी है उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सर्विस सेक्टर की बात कर रहा हूँ। पूरी उम्मीद है, और जो पहली रिपोर्ट आई है पे कमीशन की वो ये कह भी रही है कि जो मिनिमम बेसिक वेजेस हैं उनको 20,000 से उठा करके 41,000 किया जाए। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि दो गुना की तरफ सरकार जा रही है। और जहां तक जिसको 20,000 मिल रहा था उसको अब 41,000 मिलेगा, ऐसी संभावना है। और अग्निवीर की जहां तक हम बात करें, सरकार कह रही है उनको 30,000 मिल रहा था, आपने बताया कि ग्रॉस इनकम उनकी 44 के आसपास हो जा रही है। तो इसको भी हम ये मान के चलेंगे कि अगर बाकी सब कुछ डबल हो रहा है तो अग्निवीर की तनख्वाह भी डबल होगी। और पे कमीशन का जो रुख दिखाई दे रहा है वो इसी तरफ समझ में आ रहा है कि एक अग्निवीर जो कि 30,000 अभी तक पा रहा था महीने का, वो अराउंड 55 to 60,000 पाएगा। और उसके ऊपर जो बाकी अलाउंसेस हैं वो भी लगेंगे। तो एक वेलकम बात है। और अगर ये सब चीजें धरातल पर होती हैं, क्योंकि होनी चाहिए, क्योंकि सरकार के पास रिसोर्सेज हैं, होनी चाहिए, तो एक खुशी की बात है। और यहाँ पर लेकिन एक सबसे बड़ी चिंता का सबब यही है कि अग्निवीर को किस फ्रेगमेंट में सेट करेंगे, चूंकि वो एक तरह से परमानेंट जॉब तो मानी नहीं जा रही है। 75% अग्निवीर को बाहर निकाला जाएगा, 25 को आगे कंटिन्यू कराया जाएगा। तो अब इनको सरकार किस फ्रेमवर्क में रखेगी, ये देखने वाली बात होगी। और यही पे कमीशन के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि अग्निवीर को हम किस दायरे में सेट कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम उनको 4 साल का ही मानते हैं तो एक तरह से वो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स हो गए। कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स को आप परमानेंट सरकारी नौकरी नहीं मान सकते हैं, उनको आप एक तरह से जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है ना उसके तरह से देख सकते हैं।
तो सरकार ही बता पाएगी इसमें क्या करना है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि तनख्वाह डबल होगी, इनकी अग्निवीर की भी होगी। चलिए, हम उम्मीद करते हैं और हम चाहते भी हैं कि अग्निवीर क्या वो भी भारतीय सेना का ही अब हिस्सा है। सरकार बिल्कुल ये बेनिफिट उनको भी मिले।